नमस्कार, आप सबका स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एमएसएन के आई रिलेटेड डिसऑर्डर की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्लूकोमा, कैटारेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर्स, सब चीज़ें पढ़ेंगे। और आपकी जानकारी के लिए एक विशेष बात बता दूं कि जो क्लास अभी चल रही है, ठीक है, वो सारी की सारी क्लासेज प्ले लिस्ट के अंदर क्विक रिवीजन फॉर एग्जाम 2022 इसके अंदर अपलोड कर दी चुकी है। तो अगर आप वहाँ से भी देखना चाहते हो, सीधा उस प्ले लिस्ट को खोलो और वहाँ से देख सकते हो। दूसरी चीज़, जो भी आपके फ्रेंड्स अगर सेकंड ईयर में है तो उनको अभी तक मिली ही नहीं क्लास कहाँ पे है, तो सेकंड ईयर के लिए जो सारे प्ले लिस्ट हैं उसमें वीडियो पड़े हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पड़े हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो और उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। तो चलो साहब, बिना देरी शुरू करते हैं। ग्लूकोमा, फर्स्ट डिजीज़ हम पढ़ते हैं ग्लूकोमा की। ग्लूकोमा क्या होता है? The term glaucoma is used to refers to a group of ocular condition characterized by elevated intraocular pressures, optic nerve damage और peripheral vision loss। आप समझने की बात है कि जो ग्लूकोमा टर्म होता है, जो स्पेलिंग सही है वो फर्स्ट है GLAUCOM है, ठीक है। बाकी में ग्लूकोमा, तो किसी किसी में ग्लूकोमा ऐसा लिखा है, किसी किसी में वैसा लिखा है, ठीक है साहब। चलो देखो, द टर्म ग्लूकोमा इज यूज टू रेफर्स ए ग्रुप ऑफ ओक्यूलर कंडीशन। ओक्यूलर मतलब आँख की ऐसी ऐसी कंडीशन, ओक्यूलर मतलब होता है आई, आँख, कैरेक्टराइज बाई, जिसके अंदर क्या क्या होता है, एलिवेटेड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, मतलब अपने आँख के अंदर जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। कितना होता है सर नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर? 12 mmHg से लगा करके 20 mmHg का होता है। ऑप्टिक नर्व डैमेज, जिसके अंदर अपनी ऑप्टिक नर्व क्या हो जाती है, डैमेज। पेरिफेरल विजन लॉस, और जिसके अंदर पेरिफेरल विजन लॉस क्या होता है साहब, पेरिफेरल विजन लॉस कि साहब हमें बीच बीच से तो दिखाई देता है और आंखों के साइडर से हमारा बाउंड्री नहीं दिखाई देती है, यानी आपको साइड वाला नहीं, खाली बीच बीच वाला से आपको दिखाई देगा, ठीक है साहब। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके आसपास का एरिया आपको नहीं, सीधा व्यक्ति आपको दिखेगा। तो ग्लूकोमा क्या समझे साहब कि ग्लूकोमा की परिभाषा हम ये समझे कि ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी ओक्यूलर कंडीशन है, एक ऐसी आँख की कंडीशन है जिसके अंदर तीन चीज़ें होगी साहब। पहला होगा अपने आँख के अंदर जो प्रेशर होता है, जिसे हम इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। दूसरी साहब अपनी ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाएगी। और तीसरा साहब हमें पेरिफेरल विजन लॉस होगा, यानी बीच बीच का तो दिखेगा और किनारों से हमें दिखना बंद हो जाता है। क्या साहब ये बीमारी क्या परिचित है, क्या आप इन बीमारी को जानते हो क्या? तो हम पढ़ते हैं इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब क्या, ये बीमारी नई है या पुरानी है, या कम लोगों में है या ज़्यादा लोगों में है? तो अगर इसकी बात करें तो ग्लूकोमा इज द सेकंड लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन अडल्ट इन यूएस। अगर बात की जाए लालों तो ये एक सेकंड लीडिंग कोज है, यानी कि दूसरे नंबर पर होने वाली सबसे ज़्यादा अंधेपन की बीमारी है। कहाँ पर पे? यूएस पे, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ऐसा माना गया है कि दैट एटलीस्ट 2.2 मिलियन अमेरिकन है ग्लूकोमा। अरे तेरी, अमेरिका के अंदर 22 लाख लोगों को ग्लूकोमा की बीमारी है, यानी अंधेपन की बीमारी है। और ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी कि न पता चलता है, ठीक है, कहना चट मंगली पट पिया वो वाली है, जैसी हुई होते ही अंधा व्यक्ति, ठीक है सर। और क्यों होती है? हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और पेरिफेरल विजन लॉस हो जाता है। 22 लाख लोगों को अमेरिका के अंदर ये डिजीज़ है। और साहब मेन बात तो है कि सेकंड लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस है इन अडल्ट यूएस में, मतलब सेकंड नंबर पर अंधेपन का कारण है। फर्स्ट पे कौन है भाई? फर्स्ट पे कैटरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। क्या साहब रिस्क फैक्टर क्या क्या है इस बीमारी को होने में, किस किस कारणों की वजह से ये बीमारी हो सकती है? फैमिली हिस्ट्री, साहब अगर परिवार में किसी को है तो हो जाएगी। ओल्डर एज, मतलब ये बूढ़ेपन की बीमारी है, गोडों का ग्रीस जब खत्म हो जाता है उस टाइम ये बीमारी होती है, ठीक है। बुढ़ापे की बीमारी है साहब, ये जवानी में नहीं होती है। हाँ, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होता, 1% में हो जाती है, बाकी 90% केस बुढ़ापे में होते हैं, ठीक है। डायबिटिक मेलाइटिस, और जिन लोगों को शुगर है उनको खतरा रहता है कि साहब ये बीमारी हो सकती है शुगर वालों को। आई ट्रोमा, अगर किसी की आँख के ऊपर लग जाती है चोट, उसको ये खतरा रहता है कि उसको ये बीमारी ग्लूकोमा हो सकती है। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड, अगर व्यक्ति लंबे समय तक कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करता है उसको ये हो सकती है। और प्रीवियस आई सर्जरी, अगर किसी के आंख में पहले सर्जरी कर रखी हो तो उसको ये ग्लूकोमा हो सकता है। अब हम समझते हैं वापस एक बार कि ग्लूकोमा क्या था। सर डेफिनेशन क्या थी कि ग्लूकोमा एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब एक ग्रुप ऑफ ओक्यूलर कंडीशन है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी कंडीशन साथ में होगी, जिसके अंदर पहले अपना आँख का ओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा, अपनी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी और साहब पेरिफेरल विजन लॉस हो जाएगा। अच्छा, क्या इंसिडेंस है साहब? अमेरिका के अंदर साहब 22 लाख लोग प्रभावित हैं इससे और अंधे हो चुके हैं। अच्छा जी। सेकंड मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। अच्छा जी।
नेक्स्ट, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, किन किन लोगों को होती है, अगर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको होगी, जो लोग बूढ़े हैं उनको हो सकती है, जिनमें डायबिटिक मेलाइटिस है, जिसको शुगर है उसको हो सकती है, जिसके आँख के अंदर चोट लगी उसको हो सकती है, जिसके आँख में सर्जरी हुई अभी ऑपरेशन हुआ उसको हो सकता है, खतरा रहता है। और जो व्यक्ति लंबे समय तक कोर्टिकोस्टेरॉइड यानी डेक्सामेथासोन का यूज़ कर रहा है उसको भी यह हो सकती है। बहुत बढ़िया सा समझ में आया मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी की। किसकी बात करते हैं? ईटियोलॉजी की बात करते हैं कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर बाय सीलियरी बॉडी। वेरी गुड। किसकी वजह से होगी साहब? जब अपने आँख के अंदर एक्वस ह्यूमर, एक फ्लूइड होता है, एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ का नाम होता है एक्वस ह्यूमर। वाइट कलर का पदार्थ होता है एक्वस ह्यूमर, आँख के अंदर बहुत ही पानी जैसा होता है बिल्कुल। जो कहाँ से सीक्रेट होता है भाई, ध्यान देना, ये 2-3 टर्म ध्यान दे देना। दैट इज सीक्रेटेड बाय सीलियरी बॉडी। किसके थ्रू सीक्रेट होता है? सीलियरी बॉडी के थ्रू होता है। मतलब मैंने भी आपको पहले कहा था ना कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा, तो वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर मतलब होता है एक्वस ह्यूमर का प्रेशर है। ठीक है, आँख के अंदर दो होते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तो बात जब हम कर रहे हैं एक्वस ह्यूमर की, क्या साहब, ग्लूकोमा के अंदर एक्वस ह्यूमर की मात्रा, उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। और एक्वस ह्यूमर कहाँ से आता है साहब? सीलियरी बॉडी से आता है। बिल्कुल बढ़िया। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर बाई कैनाल ऑफ स्लेम। मतलब जो कैनाल ऑफ स्लेम होती है आँख के अंदर, वो क्या करती है? एक्वस ह्यूमर को एब्जॉर्ब करती है। अरे भाई साहब, जब घर के अंदर आप पानी पी रहे होते हो तो आपके ऊपर मान लो पानी गिर भी जाता है या आपसे हाथ से लोटा छूट भी जाता है, तो क्या होता है? आपके आंगन में पानी का लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? या तो सूरज की गर्मी करती है, या फिर आप उस पर पोछा लगाते हो, वो एब्जॉर्ब करता है। अब देखो, अब कोई पोछा लगने के बाद कोई कहता है क्या साहब आपके आंगन में पानी गिरा था? नहीं कहता। उसी प्रकार जब आँख के अंदर एक्वस ह्यूमर तो जरूरत है, एक्वस ह्यूमर की हमें ज़रूरत है, थोड़ा बहुत आँख को मॉइस्ट करके रखता है, पर अगर जब उसकी मात्रा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, जैसे मैंने बताया आपको 12 से लेकर के 20 mmHg प्रेशर होता है, तो अगर ज़्यादा हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, आँख के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब होता क्या, एक तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात। अगर प्रोडक्शन बढ़े तो कोई नहीं, अगर उसको एब्जॉर्ब कर ले वापस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पानी गिरा जितना गिरा, अगर पोछा सही ढंग से लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एब्जॉर्ब करने वाला भी नहीं है तो मात्रा बढ़ेगी। तो आँख के अंदर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, और साथ साथ में जो उसका ऑब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन कौन करता है? कैनाल ऑफ स्लेम, उसकी मात्रा भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ में आई बात को? नेक्स्ट देखो, 2 कारण हो गए साहब, एक तो एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ेगा और दूसरा उसका एब्जॉर्प्शन करने वाला कम हो जाएगा। तीसरा, इंट्राओक्यूलर ट्रोमा। अगर आँख के अंदर आपके ट्रोमा हो गया, जैसे मैंने पहले ही बताया, आँख के अंदर ट्रोमा हो गया तो क्या होगा साहब? आँख का प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा। चौथा होता है ब्लॉकेज ऑफ द ट्रेबेक्युलर मेसवर्क। अपने आँख में एक जगह होती है जिसका नाम होता है ट्रेबेक्युलर मेसवर्क। देखो मुझे पता है ये सब वर्ड्स जो है आपके लिए न्यू है, ठीक है। अगर किसी ने आई की एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी या पढ़ी है तो भी भूल गया, तो उसके लिए वर्ड्स नए हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। हम उस वर्ड्स को लेकर के चलेंगे, पर आपको इन वर्ड्स को अलग जगह लिख देना। जो मैं नाम बोलूँ, जैसे मैंने नाम बोला एक्वस ह्यूमर कहाँ से बनता है भाई? सीलियरी बॉडी से बनता है। एक्वस ह्यूमर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है भाई? कैनाल ऑफ स्लेम के द्वारा होता है। और तीसरा मैंने अभी बोला है कि कहाँ पे ब्लॉकेज आ जाएगा? ट्रेबेकुलर मेसवर्क के अंदर ब्लॉकेज आ जाएगा, ठीक है। ट्रेबेकुलर मेसवर्क क्या? अभी यहाँ के अंदर एक जगह है, आपको सब आगे स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी होती है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब भाई जन्मजात, अगर इसको पेरेंट्स को तो उसको भी हो जाएगा, समझे। अब देखो पैथोफिजियोलॉजी, अगर ये समझ में आ गया ना, मतलब पूरी डिजीज समझ में आ गया आपको। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब किन्हीं कारणों की वजह से, एज हाई प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, आँख के अंदर एक्वस ह्यूमर जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। और एक्वस ह्यूमर कौन बनाता है? सीलियरी बॉडी। एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, और आँख के अंदर क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट आ जाएगी। रुकावट कहाँ आएगी? एक्वस ह्यूमर को एब्जॉर्ब करने में। एब्जॉर्ब करने में क्या आएगी? रुकावट आएगी, ठीक है भाई। दूसरा देखो, इंक्रीज अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर, इसकी वजह से आँख के अंदर एक्वस ह्यूमर की मात्रा बढ़ जाएगी। ज़्यादा मात्रा बढ़ने की वजह से आँख में जो प्रेशर है उसका, वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं आईओपी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इन सब के बढ़ने की वजह से जो आँख को एक नर्व जो ब्लड सप्लाई देती है, ऑप्टिक नर्व, भाई इतना प्रेशर आँख में बढ़ गया,
अब मुझे बताओ, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो कोई चीज़ बड़ी होगी कि छोटी होगी? भाई बड़ी होगी। अब बड़ी होगी तो क्या होगी? डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। अब जैसे जैसे आँख मान लो बड़ी हुई, आँख के अंदर जो दूसरी जो है वेसल्स है वो बड़ी हुई, तो उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएगी? एक टाइप से नैरो हो जाएगी, और जब नैरो हो जाएगी, संकड़ी हो जाएगी, तो उस पर ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी, तो ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाएगी और साथ साथ में रेटिना भी डैमेज हो जाएगा। सही है। टिश्यू इस्चीमिया, और खून खून नहीं जाएगा तो खून के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। खून में ऑक्सीजन होता है ना भाई, तो खून में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा किसको? ऑप्टिक नर्व को, रेटिना को। तो मुझे बताओ, रेटिना को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहाँ पे नेक्रोसिस नहीं होगा? नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, और उसकी वजह से फंक्शन लॉस होगा। तो क्या समझे हम पे? तो फिजियोलॉजी कि साहब हम समझे कि किन्हीं कारणों की वजह से अगर एक्वस ह्यूमर जो कि सीलियरी बॉडी बनाती है उसकी मात्रा बढ़ जाए, मात्रा बढ़े तो कोई नहीं साहब, अगर उसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाए तो ठीक है, पर अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो तो और मात्रा बढ़ जाएगी, और साथ साथ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए एक्वस ह्यूमर में, मतलब एक्वस ह्यूमर बाहर नहीं निकल पाए। ठीक है। अगर मान लो कि ज़्यादा पानी पीने की वजह से आपका यूरिन बन रहा है, बहुत बढ़िया, ज़्यादा पानी आपने मान लो 6-7 लीटर पानी पी लिया, ठीक है, पेट दर्द होने लगे आपका, अगर यूरिन पास आउट होता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले 10 बोतल पानी पियो ना, यूरिन पास आउट होना है। अब अगर यूरिन पास आउट ही नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई और तो ऊपर से आप पानी पी रहे हो, तो आपका थोड़ा सा भी पानी आपको क्या करेगा? नुकसान पहुँचाएगा। उसी प्रकार एक्वस ह्यूमर बढ़ रहा है तो कोई नहीं, बढ़े तो बढ़े भाई, ठीक है, पर एब्जॉर्ब तो हो, पर यहाँ तो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा क्योंकि उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। इसकी वजह से आँख में एक्वस ह्यूमर की मात्रा बढ़ जाएगी, इसकी वजह से आँख में प्रेशर बढ़ जाएगा, इसकी वजह से नड़कियाँ सिकुड़ जाएगी, नड़कियाँ सिकुड़ जाने की वजह से ऑप्टिक नर्व और रेटिना को खून की सप्लाई नहीं होगी, खून की सप्लाई नहीं होगी तो साथ साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, वहाँ की टिश्यू की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसकी वजह से आपके आँखों का फंक्शन या विजन क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा भाई, है ना? समझ में आ गया। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा बीमारी होने के क्या क्या स्टेज है? फर्स्ट हम पढ़ते हैं इनिशिएटिव स्टेज। इनिशिएटिव इवेंट के अंदर क्या होता है कि प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर सच एज इलनेस, इमोशनल स्ट्रेस, कंजेनाइटल नैरो एंगल, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यूज ऑफ माइड्रियाटिस। माइड्रियाटिस मतलब होती है, आप डॉक्टर के पास अगर आंखें चेक कराने के लिए जाते हो तो डॉक्टर आपकी आंखों के अंदर एक ऐसी दवाई डालता है जिसकी वजह से आपको कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, और उसकी वजह से आपका पीपील वो डायलेट हो पाता है, तो डॉक्टर आपकी पीपील को अच्छे से एग्जामिन कर पाता है, तो उस दवाई को कहते हैं माइड्रियाटिक्स। ठीक है। तो देखो साहब, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा? इनिशिएटिव इवेंट कहते हैं, जिसके अंदर हमने मान लो ज़्यादा टेंशन ले लिया, ज़्यादा हम बीमार रह गए, इमोशनल स्ट्रेस हो गया हमें, या हमने ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ कर लिया, या फिर हमने ज़्यादा माइड्रेटिक्स, मतलब बार बार आके चेक कराने गए, बार बार माइड्रेटिक्स डाल दी। ठीक है। तो उसकी वजह से सेकंड स्टेज में क्या प्रॉब्लम होगी वो देखो। अब इसकी वजह से एक प्रॉब्लम होगी जो हमें सेकंड स्टेज में देखने को मिलेगी। सेकंड स्टेज में क्या होगा साहब? देखो, स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन इन आउटफ्लो सिस्टम, मतलब होता है टिश्यू एंड सेलुलर चेंज कोज बाई फैक्टर दैट अफेक्ट, जो फैक्टर ने आपको अफेक्ट किया, अगर आपने लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ली या फिर माइड्रेटिस ली, उसकी वजह से एक्वस ह्यूमर डायनेमिक लीड्स टू स्ट्रक्चर्ड अल्ट्रेशन एंड लीड थर्ड स्टेज। इसकी वजह से आपके जो एक्वस ह्यूमर घूम रहा था, डायनेमिक मतलब घूमना, गतिशील, जो आपने एक्वस ह्यूमर घूम रहा था उसमें गड़बड़ी हो जाएगी, और उसकी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी थर्ड स्टेज में। आपके जो टिश्यू है आँख के और जो सेल्स है उसमें भी चेंजेस हो जाएगा। एकदम थोड़ी अंधा होता है व्यक्ति, ऐसे ऐसे प्रोसेस से होता है। फिर आती है थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस में क्या होगा? कंडीशन सच एज इंक्रीज आईओपी, और उन सब की वजह से आपके आँख में जो है वो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से आपके आँखों का ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। आँखों में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से आपके लिए चौथी स्टेज आ जाएगी, और चौथी स्टेज कहते हैं ऑप्टिक नर्व डैमेज, और साथ साथ में एट्रोपी ऑफ ऑप्टिक नर्व। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पे टिश्यू डेथ हो जाएंगे, और डेथ हो जाएंगे तो एट्रोपी मतलब छोटा, तो आपकी ऑप्टिक नर्व छोटी हो जाएगी और आपका विजन लॉस हो जाएगा, उसे कहते हैं अंधा हो गया। ठीक है। तो ये स्टेज है, समझ में आया? नेक्स्ट। ठीक है। आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो एकदम एट्रोपी हो गई बाई लॉस ऑफ नर्व फाइबर एंड ब्लड सप्लाई एंड लीड टू फिफ्थ स्टेज, और वहाँ पे मैंने आपको कहा ब्लड सप्लाई कम होगी, इसलिए तो आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है। वो क्या करेगी? आपकी फिफ्थ स्टेज पे डालेगी, और फिफ्थ स्टेज बोलती है विजुअल लॉस, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द कैरेक्टराइज्ड बाय विजुअल फील्ड अफेक्टेड और लॉस ऑफ विजन। और धीरे धीरे करते करते, एकदम नहीं हो, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा, और एकदम आपकी आंखों की रोशनी अचानक से चली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के क्या क्या टाइप होता है?
देखो जरा, फर्स्ट होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा, सेकंड होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है साहब, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंड नॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्वोस्यूमर। आपका जो एक्वोस्यूमर फ्लूइड है वो क्या होगा, बढ़ेगा, पर उसका ऑब्जॉर्प्शन होता रहेगा। मैंने क्या बोला, आपका जो एक्वोस्यूमर फ्लूइड है वो तो बढ़ेगा, पर हाँ उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी धीरे धीरे होता रहेगा। ठीक है, इसका फर्स्ट आता है प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा, यानी इट रिप्रेजेंट 90% केस प्राइमरी ग्लूकोमा। और जो सबसे ज़्यादा ग्लूकोमा होता है वो होता है प्राइमरी ग्लूकोमा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। कौन सा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रोपी ऑफ ऑप्टिक नर्व, टिपिकल विजुअल डिफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है उसमें एट्रोपी हो जाती है, टिपिकल विजुअल डिफेक्ट, और इसकी वजह से आपके विजुअल में डिफेक्ट होता है। किसमें किसमें एट्रोपी आएगी, ऑप्टिक नर्व के अंदर। ठीक है, क्यों आएगी, क्योंकि साहब आपका एक्वोस्यूमर फ्लूइड है वो बढ़ रहा था, पर उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या धीरे धीरे हो रहा था। मतलब फ्लूइड बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन नॉर्मल हो रहा है। इसकी वजह से फर्स्ट आपका था प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसके अंदर क्या होता है 90% केस देखने को मिलते हैं साहब। इसके अंदर क्या होता है कि अपने जो ऑप्टिक नर्व है उसमें एट्रोपी हो जाती है और उसकी वजह से विजुअल डिफेक्ट होता है। ठीक है, सेकंड देखो इसका, सेकंड है सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। क्या है, सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। देखो, सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा आर डायग्नोस्ड व्हेन ग्लूकोमा अकर एज कॉन्सिक्वेंसेस अनदर आई प्रॉब्लम। यानी कि ऐसा ग्लूकोमा, सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा आर डायग्नोस्ड व्हेन, हम सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा तब डायग्नोज करेंगे जब ग्लूकोमा अकर एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनदर आई प्रॉब्लम। अगर किसी आँख की बीमारी है दूसरी और उसकी वजह से अगर आपको ग्लूकोमा हो रहा है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। अरे भाई, फर्स्ट में तो हमने देखा कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा है जिसके अंदर एक्वोस्यूमर की मात्रा बढ़ रही है, उसे तो कहा हमने प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा जो 90% में हो रहा है और एट्रोपी हो रही है उसकी वजह से। सेकेंडरी में क्या पढ़ा हमने कि साहब कोई दूसरी बीमारी है आँख की, उसकी वजह से आँख का ओक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, कोई दूसरी बीमारी है, जैसे मैंने कहा नियोवास्कुलर ग्लूकोमा वगैरह है, उसकी वजह से अगर आँख की जो दूसरी बीमारी वजह से अगर आपका ग्लूकोमा हो रहा है उसे कहते हैं सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। थर्ड आता है आपका क्लोज एंगल ग्लूकोमा। इन दिस डिक्रीज एब्जॉर्प्शन एंड नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ एक्वोस्यूमर। अब इसमें क्या हो रहा है, जो एक्वोस्यूमर पहले ज़्यादा बन रहा था वो तो नॉर्मल बन रहा है, पर उसका जो एब्जॉर्प्शन जो नॉर्मल हो रहा था वो बिल्कुल ही कम हो गया। क्या मतलब कहने का मतलब ये कि बेटा कि जो आपका एक्वोस्यूमर था जो पहले बढ़ा हुआ था वो तो नॉर्मल है, पर जो उसका एब्जॉर्प्शन पहले नॉर्मल था वो पूरा एकदम क्या हो गया, कम हो गया। इसे क्या बोलते हैं, क्लोज एंगल ग्लूकोमा। इन क्लोज एंगल ग्लूकोमा द आइरिस इज ब्लॉक्ड कॉल्ड पेपिलरी ब्लॉक्ड। इसके अंदर क्या होता है कि आपका आँख के अंदर जो आइरिस होता है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और इसलिए हम इसे कहते हैं पेपिलरी ब्लॉक। ठीक है, इसके भी पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होता है इसका प्राइमरी एक्यूट क्लोज ग्लूकोमा। कोई बच्चा नहीं पढ़ता होगा ना कि जिसने पूरी साल पढ़ाई नहीं की, अब लास्ट टाइम हो गया, अब तो एग्ज़ाम है ही है, और किसी गलती से मेरा वीडियो उसके पास अभी ये चला गया, वो इस वीडियो को देख रहा है, और जिसको कभी इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ने, वो कहेगा सड़क क्या आ रही है, कभी प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, कभी सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, कभी प्राइमरी क्लोज ग्लूकोमा, पर करेगा क्या। गुस्सा ज़रूर एक बार आएगा, पर भाई टेंशन मत ले, 1 महीने की बात है, मुश्किल से थोड़ा बहुत पढ़ ले साथ में। ठीक है, 1 महीने बाद वापस मज़े ही करना है हम सबको। ठीक है, तो अगर हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करें तो आप साथ में अगर आपका भी सपोर्ट मिले, अगर आप साथ में सपोर्ट मतलब आप साथ में अगर आप खुद भी पढ़ते रहो तो दैट इज़ बेटर फॉर यू। ठीक है, नहीं पढ़ने वालों के लिए होता है ऐसा, 1-1 घंटे की जब क्लासें चलती है यार, 1-1 घंटा देखना पड़ता है बैठ करके, साथ में लिखना पड़ता है। और तो कोई नहीं, लिख ले देख ले, पर जो इनको वर्ड है ना वो एकदम कांटे की तरह चुभने लग जाते हैं। यार क्या मतलब, ये क्या बोल रहा है ये, है ना। बहुत ईजी है आप सबके लिए। आई थिंक जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, अब मानिए अपने आप को देखिए कि कितने शॉर्ट नोट्स हैं और आपको ऐसे कहाँ मिलने वाला है। अगर आप दूसरे के नोट्स कॉपी करते हो तो आप खाली उसको देखने में और लिखने में रह जाओगे, आपको समझाने वाला कोई नहीं भी ऐसा होता है, क्योंकि उस अगले के नोट्स आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर नोट्स देखना तो आप बुक भी देख सकते हो। मुझे बहुत सारे बोलते हैं नोट्स, अब नोट्स से करना कि जब क्लासेस चली, क्लासेस देखो ना आप। ठीक है,
मेहनत लगेगी, अगर एक बार समझ में आए तो नहीं आए तो ठीक है, दूसरी बार वापस देखो ना। 1 घंटे में अगर आपका पूरा चैप्टर क्लियर होता है, इसका मतलब है आप सेकंड टाइम देख करके अपना एक काम करो, चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट में सारे चैप्टर का नाम लिखिए। जैसे मेरा साइकेट्री का फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड कंप्लीट हो गया, फोर्थ कंप्लीट हो गया, MSN में मेरा 1 कंप्लीट हो गया, तो उस पर टिक लगाते रहो और लिखते रहो लर्न हो गया मुझे ये पूरा, ठीक है। और आप उसके बाद देखोगे यार, आराम से करो आप साथ साथ में, अगर साथ साथ में करते हो तो बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है भाई। चलो अब देखो, प्राइमरी एक्यूट क्लोज ग्लूकोमा, इट रिजल्ट फ्रॉम एनाटॉमिकल डिफेक्ट दैट क्लोज द एंटीरियर चैम्बर टू बी नैरो, दिस प्रोड्यूस ए नैरो ड्रेनेज एंगल। मतलब क्या होता है देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला कि साहब क्लोज एंगल ग्लूकोमा मतलब क्या होता है कि जो एक्वस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन तो क्या हो गया, नॉर्मल है। एक्वस ह्यूमर आँख में जितना बनना होता है उतना ही बन रहा है, पर जितना वो एब्जॉर्ब होना होता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अच्छा, एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो पाता? अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो भाई मात्रा तो बढ़ेगी आँख में, है ना। अब देखो प्राइमरी में क्या होता है कि इट रिजल्ट फ्रॉम एनाटॉमिकल डिफेक्ट, आँख के अंदर कुछ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब आँख के खुद के अंदर ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, बाहर से कुछ नहीं है, आँख के खुद के अंदर किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ गई, दैट कॉज इन एंटीरियर चैम्बर टू बी नैरो। उस आँख की प्रॉब्लम की वजह से, अपने आँख में 2 चैम्बर होते हैं बेटा, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और उस आँख की एंटीरियर चैम्बर जो है वो छोटा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ा जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है। दिस प्रोड्यूस ए नैरो ड्रेनेज एंगल। अब जब आँख का एंगल पूरा ही, मैं कहूँ अगर आपको एंटीरियर पोर्शन आँख का है वो अगर छोटा हो जाएगा तो मुझे मतलब जो निकासी का रास्ता है जिससे कोई चीज़ बाहर निकलती है वो भी छोटा हो जाएगा। अरे एक पाइप है, पाइप पे अगर आप हाथ दे देते हो उसका मतलब पाइप का एरिया छोटा हो गया, तो मुझे बताओ वहाँ से जो निकलने वाला पानी वो भी छोटा हो जाएगा, है ना। तो आँख के अंदर क्या होता है कि जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज मतलब बाहर निकलने वाली जो जगह होती है वो भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। क्या होता है ऐसा प्राइमरी में कि एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है जिसके अंदर आँख के अंदर 2 भाग होते हैं, अपना एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर। तो अपना जो एंटीरियर चैम्बर होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, नैरो हो जाएगा। उसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर जितना बाहर निकल रहा था उस छोटेपन की वजह से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि एक्वस ह्यूमर बनता तो ठीक है पर उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि साहब समझ में आ गया, नैरोनेस की वजह से। नेक्स्ट देखो, आई थिंक स्पीड अपनी धीरे है तो इसलिए जल्दी देखो यार थोड़ा। द पेशेंट आर असिम्प्टोमेटिक अनलेस देयर इज एन एक्यूट क्लोजर, ठीक है। पेशेंट में क्या होगा, असिम्प्टोमेटिक होगा, पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा मुझे में कुछ सिम्टम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कब तक पता नहीं चलेगा? जब तक छोटा सा क्लोज हुआ है, अभी तक थोड़ा सा तो भाई बंद हुआ रास्ता, पता नहीं चलेगा। जब ज़्यादा बंद होगा तब उसे पता चलेगा। इट ब्लॉक द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम ट्रेबेकुलर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने आपको बोला, ट्रेबेकुलर पहले बोला, यहाँ से अब वापस शुरू हो जाओ। ट्रेबेकुलर वर्ड को पकड़ दो, मैंने कहा ट्रेबेकुलर मैस आउट, ठीक है, ट्रेबेकुलर मैस वर्क रे, ट्रेबेकुलर मैस वर्क। तो इट ब्लॉक द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम ट्रेबेकुलर मैस वर्क। जो मैंने कहा ना एंटीरियर पार्ट के अंदर एक कोई जगह है, उस जगह का नाम है ट्रेबेकुलर मैस वर्क। तो साहब यहाँ पे जो छोटा हो रहा था, जो आउटफ्लो हो रहा था, वो किस में ब्लॉक हो रहा है? ट्रेबेकुलर मैस वर्क में ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ट्रेबेकुलर मैस वर्क याद रहे तो ठीक है, नहीं रहेगा तो आप एंटीरियर चैम्बर लिख सकते हो, ठीक है। पर आई थिंक अगर आप 2 बार ट्राई करोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकेंडरी क्रॉनिक एंगल ग्लूकोमा, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर क्लोजली, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर क्लोजली, ब्लॉकेज ऑफ ट्रेबेकुलर मैस वर्क बाय पेरीफेरल आइरिस। मतलब होता है आँख के अंदर जो आपका ट्रेबेकुलर है उसमें तो क्या हुआ था, थोड़ा सा ब्लॉक हुआ, अब इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। किसकी वजह से होगा साहब? आइरिस की वजह से ब्लॉक होगा। ध्यान देना, ट्रेबेकुलर मैस वर्क किसकी वजह से ब्लॉक हो रहा है? आइरिस की वजह से ब्लॉक हो रहा है। प्राइमरी में क्या हो रहा था भाई? प्राइमरी में तो थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा था। सेकेंडरी में क्या ब्लॉक हो रहा है भैया? सेकेंडरी में पूरा का पूरा ब्लॉक हो रहा है। कौन ब्लॉक हो रहा है? अरे भाई साहब अपने एंटीरियर आँख का चैम्बर है ना, वो ब्लॉक हो रहा है, और उसमें भी जगह बोलो पर्टिकुलर ट्रेबेकुलर मैस वर्क हो रहा है। अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर साहब आइरिस आ गया। अब मुझे बताओ, जो एक्वस ह्यूमर उसमें धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा था, यहाँ पे बिल्कुल ही एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब आँख के अंदर एक्वस ह्यूमर की मात्रा बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात समझ में आई क्या? आ गई। नेक्स्ट देखो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या क्या साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे जब आपको बीमारी होगी, कौन सी, ग्लूकोमा। समझ में आ रहा है? इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ जी मैं? तो देखो जल्दी से इसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज, तो ये तो कब से मैं बोल रहा हूँ भाई, इंट्राओक्यूलर प्रेशर आईओपी बढ़ जाएगी। ठीक है भाई। ब्लड विजन, आपके जो आंखों का जो विजन है वो क्या हो जाएगा, ब्लड, ब्लड मतलब धुंधला विजन होगा। कलरफुल हेलोज अराउंड द लाइट, जब आप लाइट की तरफ देखोगे तो आपको गोल गोल से प्रभा मंडल की तरह, प्रभा मंडल मतलब जब आप सुबह उड़ते हो तो सूरज के जैसे कैसे चारों ओर लाल 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 प्रभा लाली दिखाई देती है, वैसे ही आपको लाइट के सामने देखो तो आपको ऐसी सीन दिखने को मिलेगा। लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, जो भी आपको मैंने कब से बोल रहा हूँ कि मिडल मिडल दिखेगा और पास आस पास वाला नहीं दिखेगा। डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग आई इन द लो लाइट, अगर जब आप अंधेरे कमरे में जाओगे या कम लाइट या डिम लाइट के क्षेत्र में जाओगे तो आपको आँख को जो है एडजस्ट करने में डिफिकल्टी होगी। डिस्कम्फर्ट अराउंड द आई, आपकी आँख की तरफ आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, आँखें बहुत ज़्यादा दर्द करेगी। दर्द इसलिए करी क्योंकि आँख के अंदर कोई प्रेशर है जो बढ़ रहा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ रहा है, इसलिए आँखें दर्द कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान दे देना इसको कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइलेंट थेफ्ट ऑफ साइट। अगर आपसे किसी भी कंपटीशन में भी पूछे हैं कि साइलेंट थेफ्ट, सॉरी साइलेंट इसे थेफ्ट भी बोलते थे, थीफ ऑफ साइट। थीफ मतलब चोर, साइट मतलब दृष्टि, साइलेंट मतलब मूक, मूक मतलब गूंगा, इसे कहते हैं दृष्टि का मूक चोर, मतलब एकदम से दृष्टि आपकी चली जाती है, इसलिए इसे कहते हैं साइलेंट थीफ ऑफ साइट। बिकॉज द मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर अनअवेयर अबाउट द कंडीशन अनटिल दे मे हैव एक्सपीरियंस विजुअल चेंज और विजुअल लॉस। एक ये कंडीशन ऐसी होती है कि आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हो जाती, और जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और आपकी आंखों की दृष्टि बस जाने वाली होती तब आपको पता चलता है मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करते ख़त्म इस चीज़ को, इस टॉपिक को। नेक्स्ट देख लो, नोट्स एजी है या नहीं है, एजी है, समझ में अगर नहीं आए मेरे को नीचे कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस दूसरा वीडियो बनाएंगे, बेस्ट स्किल के साथ में समझाएंगे, अपने आप में चेंजेस करेंगे, पर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लिखना आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, देखना आपको पड़ेगा। ठीक है, और धीरे धीरे रमना, धीरे सब कुछ हो, माड़ी सींचे सोगड़ा ऋतु आए फलो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे सब कुछ होगा। अभी तक 1 महीना पड़ा आपके पास में, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे तो मतलब आप लगभग आप 30% सिलेबस कवर कर चुके हैं। ठीक है, 7-10 दिन के अंदर सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, रखो हौसला, वो मंदिर भी आएगा और प्यासे के पास है समंदर भी आएगा, मत हार के बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो डायग्नोसिस में आपको हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, या तो सब कुछ जानते हो, इसमें क्या बताना मेरे को। ठीक है भाई, टोनोमेट्री, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10 बार पढ़ लेना वर्ड टोनोमेट्री। टोनोमेट्री मतलब होता है आईओपी मेजर करना, टू मेजर द आईओपी, आईओपी मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और जिससे आईओपी मेजर होती है, टोनोमेट्री। ऑप्थेल्मोस्कोपी, टू इंस्पेक्ट द इनर सरफेस ऑफ द आई, आपको आँख के अंदर की सरफेस देखना, क्या भाई आइरिश ने कुछ कवर ववर तो नहीं कर दिया, उसे देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं। पेरीमेट्री, पेरीमेट्री मतलब आपको ये देखना है कि आपको पेरीफेरल विजन सामने वाले को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मतलब बीच का तो दिख रहा है, ठीक है, मिडल तो दिख रहा है, पर पेरीफेरल विजन दिख रहा है नहीं दिख रहा। और स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या होता है देखो मैं समझा देता हूँ आपको 1 सेकेंड में। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन मतलब होता है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो अपने आँखें चेक कराने के लिए, तो डॉक्टर आपको बोलता है, आपकी जो हिचकी है वो एक मशीन पे रखता है और आपको बोलता है कि आपकी हिचकी यहाँ पे रखो और इस मशीन के अंदर आप देखो, सेम उसी प्रकार का होता है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। ठीक है, वो आपकी आँख से ये देखता है कि आपके आँख में इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ मेडिकल मैनेजमेंट पे। प्रोवाइड माइटोटिक ड्रग टू इंक्रीज द एक्वस ह्यूमर फ्लूइड आउटफ्लो बाय कंस्ट्रक्टिंग द सीलियरी मसल्स एंड ओपनिंग ऑफ ट्यूबरकुलर मेसवर्क। मैंने अभी आपको बोला था, इतनी देर से बोल रहा हूँ कि जो ट्यूबरकुलर मेसवर्क है, जो हमने सेकेंडरी एंगल ग्लूकोमा के अंदर पढ़ा है, हमने पढ़ा कि एकदम सा पूरा ब्लॉक हो जाता है, आइरिस बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से जो अपना ट्यूबरकुलर मेसवर्क है वो उस एंटीरियर चैम्बर को पूरा कवर कर लेता है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, इस सर्जरी इसके अंदर ऐसी ड्रग देंगे, प्रोवाइड माइटोटिक ड्रग टू इंक्रीज द एक्वस ह्यूमर फ्लूइड आउटफ्लो, मतलब ऐसा करेंगे कि वो आउटफ्लो बढ़ जाए, आउटफ्लो मतलब बाहर बढ़ जाए, एब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ जाए, बाई कॉन्ट्रैक्टिंग द सीलियरी मसल, हम सीलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, और जो ट्यूबरकुलर मेसवर्क था जो ब्लॉक हुआ उसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। समझ में आया?
जो चीज़ पहले पढ़ी वो मेडिकल मैनेजमेंट में काम आ रही है। इसमें क्या करते हैं, ट्यूबरकुलर मेश वर्क को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, जो उसमें जो ब्लॉकेज था उसको हटाते हैं। ठीक है, उस ड्रग का नाम है पिलोकार्पिन और दूसरा नाम है कार्बोकॉन। प्रोवाइड एड्रेनर्जिक एंड अगेंस्ट टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एकोस्यूमर। और साहब इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि एकोस्यूमर की मात्रा बढ़ रही है, तो उसकी मात्रा को कम करने के लिए हम उसे एपिनेफ्रिन ड्रग देंगे। तीसरी देते हैं बीटा ब्लॉकर टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एकोस्यूमर। एकोस्यूमर की मात्रा कम करने के लिए हम उसे देते हैं बीटा ब्लॉकर टिमोलोल, टिमोलोल, और आप बोलो टिमोलोल और बीटा जोलोल। ठीक है रे, समझ में ही बात आपको। नेक्स्ट देखो प्रोवाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज टू डिक्रीज एकोस्यूमर प्रोडक्शन। एकोस्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हम एक और तीसरी ड्रग देते हैं जिसका नाम होता है क्लोनिडीन। अच्छा एक और यहाँ पे सुन लो, जो क्लोनिडीन है ना, लिख लेना ऊपर कि क्लोनिडीन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन हॉट फ्लश। हॉट फ्लश होते हैं आफ्टर मेनोपॉज, हॉट फ्लशेज आते हैं और टीबी वाले पेशेंट में हॉट फ्लशेज आते हैं, जिसके अंदर एक व्यक्ति रात को 12 बजे 1 बजे उठ करके खिड़की के सामने जाता है सांस लेने के लिए, क्योंकि उसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, चेन नहीं होता है ना, मुझे चेन ना आए। ठीक है, नेक्स्ट सर्जरी देखो, ट्यूबरक्यूलोप्लास्टी, जो इतनी देर से हम ट्यूबरकुलर मेश वर्क पढ़ रहे हैं उसकी प्लास्टी करनी है। प्लास्टी मतलब सर्जिकल रिपेयरमेंट। किसकी सर्जरी करनी है आपको, ट्रेबेक्यूल की करनी है। क्यों करनी है, सिंपल सा आपको ही बता दो, मैं नहीं पढ़ूंगा। इसको इसलिए करनी है क्योंकि साहब हमने पढ़ा सेकेंडरी क्रोनिक एंगल ग्लूकोमा में कि एंटीरियर जो चैम्बर होता है आँख का, उस चैम्बर के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से आँख के अंदर एकोस्यूमर की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लॉकेज आता है क्योंकि वहाँ पर आइरिस आकर के जमा हो जाता है। तो उस आइरिस को हटाने के लिए, ताकि जो ट्यूबरकुलर है, ठीक है, जो ट्यूबरकल है, जो मेश वर्क है, उसमें क्या करना, उसमें ब्लॉकेज उसको हटाने के लिए अगर मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हम सर्जरी करते हैं। लेजर आर अप्लाइड टू इनर सरफेस ऑफ ट्यूबरकुलर मेश वर्क टू ओपन द इंट्राओक्यूलर एंड वाइड द स्लेम एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक है, दूसरा देखो लेजर आइरिडोटोमी। इसमें किस में सही वेस्ट करेंगे, आइरिस में सही करेंगे, क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया, बीच में कौन आया था, आइरिस ही तो आया था। ठीक है, तो आइरिस को या तो पूरा निकाल लेंगे या उसमें ओपनिंग कर देंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर पिपुलर ब्लॉक ग्लूकोमा, इन दिस ओपनिंग इज मेड इन आइरिस। आइरिस के अंदर ओपनिंग करेंगे टू एलिमिनेट पिपुलरी ब्लॉक, ताकि पिपुलरी ब्लॉक हटे, वो उस ट्रेबिकुल के ऊपर से अपनी जगह को हटाए और इसकी वजह से हमारा जो है वो एक्वस फ्लूइड बाहर आए। और अगर इन सब से काम नहीं बैठा, अगर ट्यूबरकुल बीच बीच में रास्ता अपना अड़ंगा डालता रहा तो उसी को निकाल लेंगे। इन दिस कंप्लीट रिमूव पार्ट ऑफ ट्यूबरकुल मेश वर्क। इसके अंदर हम ट्यूबरकुल मेश वर्क का कंप्लीट पार्ट ऑफ जो है उसको पूरा का पूरा बाहर निकाल लेंगे, उस ट्यूबरकुल को बाहर निकाल लेंगे। आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होगी। बातें अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे बता देना। इसी के साथ बोली बांके बिहारी लाल की जय। अपना ग्लूकोमा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे कैटारेक्ट, इसी में बात करेंगे, हो कैटारेक्ट की बात करते हैं। अब आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके जो भी अपना काम वो आप कर सकते हैं, बीच में वापस देख सकते हैं कैटारेक्ट को। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं कैटारेक्ट। चलो, कैटारेक्ट शुरू करने से पहले आधा घंटा हो गया, मुझे लगता है आप सब बोर फील कर रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छा आपको एक बड़े जोक सुना देता हूँ। अभी एक बार क्या हुआ था कि थोड़े दिनों पहले गर्मी के जैसे नया नया मौसम आता है ना, तो लू वगैरह चलती है राजस्थान में। तो मुझे भी क्या थोड़ी गर्मी की चपेट में आ गया मैं भी, तो आंखें जल रही थी। ऐसा मुझे लगा कि यार अपने शरीर के अंदर सोडियम पोटेशियम वगैरह की कमी हो गई है। ठीक है, और कहते हैं थोड़ा, मेरे क्या पापा जो टीचर है गवर्नमेंट, तो टीचर के बेटा आपको पता है कंजूस होते हैं थोड़े। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है यार चलो अब ऐसा करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पास में है, जाके बताते हैं। आजकल तो फ्री में इलाज चल रहा है अपने राजस्थान में। यहाँ पे तो गया सीधा ट्रीटमेंट वगैरह लेके, तो उसने लिख दिया ORS। अब मेरे क्या हुआ है कि घर पे जो ORS पहले लाते थे ना, वो था ऑरेंज फ्लेवर का, अलग अलग फ्लेवर के लाते थे, तो मज़ा आता था पीने में, ठंडा करके पीते थे। तो गए और वहाँ से वो 4 ORS उसने लिखे थे। मैंने मेडिकल में जाके मैंने बोला भैया क्या फ़र्क पड़ता है, 4 ORS लिखे ना, उसके जगह 5 है दे देना, ताकि बढ़िया जमा जमा के पियेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आया ना तो पता चला यार वो तो पूरा नमक का घोल है, उसमें कोई फ्लेवर ना कोई बात, क्योंकि गवर्नमेंट वाला है ना। तो मेरे पास अभी 4-5 पड़े हैं, किसी को चाहिए तो आप कमेंट कर देना, सीधा मैं आप घर पे डिलीवर करा दूँगा ना। कोई भी चीज़ नुकसान नहीं होनी चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, चलो बात करते हैं कैटारेक्ट की। कि कैटारेक्ट इज ओपेसिटी ऑफ लेंस और क्लाउडीनेस दैट डिस्ट्रैक्ट
द इमेज प्रोजेक्ट इनटू द रेटाइना दैट कैन प्रोग्रेस एट ब्लाइंडनेस। क्या समझे साहब कि ये कैटरेक्ट एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ओपेसिटी ऑफ लेंस, जो आपका आँख का जो लेंस होता है वो हो जाता है धुंधला। आँख का जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। और क्लाउडीनेस, ऐसा लगता है कि उस आँख के ऊपर बादल आ गए हैं, ठीक है। दैट डिस्ट्रैक्ट द इमेज, वो क्या करता है, आपकी इमेज को डिस्ट्रैक्ट करता है। मतलब जब आँख के ऊपर आपको ऐसा लगेगा मेरे ऊपर आँख के ऊपर बादल आ गए वाइट कलर के, तो आपको कोई ना तो कोई क्लियर मतलब ढंग से आपको साफ सुथरी इमेज नहीं दिख पाएगी। इनटू द रेटाइना दैट कैन प्रोग्रेस एट ब्लाइंडनेस, और उसकी वजह से वो कहाँ पे इफेक्ट करेगी, आपकी रेटाइने पे। और बार बार रेटाइने पर अगर कोई गलत चीज़ पड़ रही है तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस। तो कैटरेक्ट मतलब कहता है ना मोतियाबिंद हो गया, आँख में काला पानी फिर गया, तो कैटरेक्ट एक ऐसी कंडीशन है। कैटरेक्ट इज ओपेसिटी ऑफ लेंस, तो क्या होता है, लेंस की क्या ओपेसिटी है, मतलब धुंधलापन है लेंस में। क्लाउडीनेस दैट डिस्ट्रैक्ट द इमेज प्रोजेक्ट इनटू द रेटाइना दैट कैन प्रोग्रेस एट ब्लाइंडनेस, जिसकी वजह से अगर आपके आँख में धुंधली इमेज पड़ रही है, ठीक है, रेटाइना के ऊपर जहाँ पे आपको जो इमेज पढ़नी चाहिए थी अगर वहाँ पे नहीं पढ़ रही है और अगर उसको बार बार डिस्ट्रैक्ट पड़ी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस। इट में भी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, ये आपको जन्मजात भी हो सकता है और साथ साथ में एक्वायर्ड मतलब आपको अर्जित भी हो सकता है, यानी इनहेरिटेड है, आपको जन्म से आगे फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर होती रह सकती है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली ए रिजल्ट ऑफ एजिंग बट मे बी प्रेजेंट एट बर्थ। इट इज़ यूजुअली ए रिजल्ट ऑफ एजिंग, ये क्या होता है, ज़्यादातर एजिंग के साथ साथ होता है। एजिंग मतलब जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना वैसे वैसे बीमारी होती रहती है। बट मे बी प्रेजेंट एट बर्थ, हाँ हालांकि होती ये भी बुढ़ापे में है, पर हाँ कभी कभी ये क्या हो सकती है, जन्म के समय भी हो सकती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू WHO कैटरेक्ट इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। कैटरेक्ट है जो फर्स्ट नंबर पे आता है, किसमें, ब्लाइंडनेस के अंदर। कैटरेक्ट कितने नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। रिस्क फैक्टर ऑफ एंड ईटियोलॉजी, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं कैटरेक्ट होने के, ठीक है। तो कैटरेक्ट होने के क्या क्या रिस्क फैक्टर, फर्स्ट वन होता है एजिंग। एजिंग मतलब होता है उम्र के साथ साथ में क्या होगा, आपकी जो आंखों का जो लेंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कमज़ोर होती रहती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। आपका जो लेंस है वहाँ तो जो O2 पहुँच रही है वो O2 पहुँचना बंद हो जाती है, ठीक है। अकोमुलेशन ऑफ येलो ब्राउन पिगमेंट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ लेंस प्रोटीन, और आपके अंदर जो लेंस के अंदर जो प्रोटीन होता है वो भी टूटना शुरू हो जाता है। उम्र के साथ साथ सब कुछ होता है, ठीक है। उम्र के साथ साथ क्या होता है कि जो येलो ब्राउन पिगमेंट आँख के जो है वो चारों ओर हो जाता है, क्यों, क्योंकि सब आँख के अंदर जो लेंस में प्रोटीन होता है वो टूट जाता है। समझ भाई, एजिंग मतलब क्या समझे आप, कि एक तो लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी वो खराब हो जाएगी, O2 इंटेक वो खराब हो जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ येलो ब्राउन पिगमेंट, आपके आँख के अंदर क्या होगा, येलो ब्राउन कलर के पिगमेंट है वो पड़े रहेंगे टू ब्रेक डाउन द लेंस प्रोटीन, ठीक है। लेंस प्रोटीन की वजह से, उसके टूटने की वजह से आपके आंखों के चारों ओर क्या होंगे, येलो कलर के पिगमेंटेशन फॉर्म हो जाएंगे। एसोसिएटेड ओक्यूलर कंडीशन, उसके साथ साथ और भी आपकी अगर कोई कंडीशन है जैसे मायोपिया है, रेटिनल डिटैचमेंट है, या इन्फेक्शन सच एज हर्पीज जोस्टर, अगर आपको हर्पीज जोस्टर की बीमारी है या इन्फेक्शन है या मायोपिया या रेटिनल डिटैचमेंट है, तो इनकी वजह से भी आपको ओक्यूलर कंडीशन या फिर कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे ओक्यूलर कंडीशन मतलब क्या होता है कि दूसरी कोई बीमारी की वजह से ये बीमारी हो रही है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा होता है टॉक्सिक फैक्टर, सिगरेट स्मोकिंग, पॉइजनिंग और लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर आप सिगरेट पी रहे हो, जहर खा रहे हो या लंबे समय तक अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हो तो आपको कैटरेक्ट होने का रिस्क रहती है। न्यूट्रिशनल फैक्टर, अगर आप पुअर न्यूट्रिशन, अगर आप सही ढंग से खाना वगैरह अच्छा नहीं खा रहे हो या अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, उसकी वजह से भी आपके चांस हो सकता है। नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर के अंदर आपका आएगा डिहाइड्रेशन, अगर आपके शरीर में पानी की कमी है। इलेक्ट्रिकल शॉक, अगर आपको इलेक्ट्रिकल झटका मिला है, या अगर आप सूरज की कहते हैं ना, सूरज मोबाइल ज़्यादा चलाने से आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से कैटरेक्ट होने का भी खतरा रहता है, ज़्यादा एक्स रेज गामा रेज की निकलने की वजह से, सनलाइट की ओर ज़्यादा देखने की वजह से, ठीक है। और अगर मान लो किसी आपके आँख के ऊपर किसी ने अगर मारा हो जोर से तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, ठीक है। या फिर सिस्टमेटिक डिजीज़, अगर आपको डायबिटिक मेलाइटिस है तो भी आपको चांस है कैटरेक्ट हो सकते हैं। अब जब कैटरेक्ट होंगे तो कैटरेक्ट में क्या क्या आपको साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट होगा ब्लड विजन, आपको धुंधला दिखेगा। डिमिनिश विजुअल पावर, आपकी जो
डिमनेस होगी विजुअल पावर, मतलब विजुअल पावर आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। डिप्लोपिया हो जाएगा। फोटोफोबिया मतलब आपको लाइट से डर लगने लग जाएगा। सीवियर पेन, आपकी आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होगा। डिस्टर्ब इमेज, आप जो है आपकी किसी भी आदमी के आपके दिमाग जो है आँख के अंदर उसे ढंग से इमेज नहीं बन पाएगी। और प्यूपिल में अपीयरिंग ग्रे और वाइट, और जो आपके आँख के अंदर जो पुतलियाँ हैं प्यूपिल है वो आपकी या तो ग्रे हो जाएगी या वाइट हो जाएगी। ठीक है भाई, कंप्लीट समझ में आया। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के कितने टाइप होते हैं? तो फर्स्ट होता है सेनाइल कैटरेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ये आ चुका है 4 नंबर में, तो अब ये मत कहना साहब एक लाइन लिखे 4 में क्या लिखे। तो पहले कैटरेक्ट के बारे में बताना, फिर उसकी क्लासिफिकेशन बताना, मानिए अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताना, फिर बताना कि सेनाइल कैटरेक्ट होता है कि ड्यू टू एजिंग प्रोसेस, उम्र बढ़ने की वजह से अगर आपको कैटरेक्ट होता है उसे कहते हैं सेनाइल कैटरेक्ट। साइंस सिम्टम ये कि ये आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कंजेनाइटल कैटरेक्ट। इफ मदर इन्फेक्टेड विद द मम्स, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोज कंजेनाइटल कैटरेक्ट। अगर माता अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स से सफ़र कर रही है तो हो सकता है कहीं ना कहीं बच्चा है वो कैटरेक्ट से सफ़र करे। तीसरा टाइप होता है ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। ट्रॉमेटिक मतलब होता है ड्यू टू इंजरी, इंजरी की वजह से अगर आपकी ट्रॉमा की वजह से अगर कैटरेक्ट हो रहा है उसे कहता है ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। फोर्थ वन होता है सेकेंडरी कैटरेक्ट, यानी कि रिजल्ट फ्रॉम अनदर डिजीज। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि किसी दूसरी बीमारी की वजह से अगर आपको कैटरेक्ट हो रहा है, जैसे डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कैटरेक्ट। नेक्स्ट स्टेप है तो फिजियोलॉजी क्या होती है देखो। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अल्टर्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस विद इन द लेंस, आपकी जो लेंस है उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है। लेंस में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक 2 प्रोसेस चलती हैं। तो लेंस के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो अल्टर्ड हो जाएगी, और उस अल्टर्ड होने की वजह से अल्ट्रेशन इन द लेंस, फाइब्रेशन स्ट्रक्चर एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, और उसकी वजह से आपकी जो लेंस है अल्ट्रेशन इन द लेंस, तो आपकी लेंस के अंदर अल्ट्रेशन हो जाएगा, फाइब्रस का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, और आपके आँख के अंदर पानी का भी थोड़ा एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अफेक्ट लेंस ट्रांसपेरेंसी एंड ओपेसिटी, और वो चीज़ें सब चीज़ें आपकी लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है और जो आपकी ओपेसिटी है मतलब धुंधलापन है उस पर अफेक्ट करेगी और आपके विजन को क्या कर देगी, चेंज कर देगी माय डियर। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखो अब इसका, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, स्नेल विजुअल एक्टिविटी टेस्ट, MRI, USG, सब का सब मैंने आपको ग्लूकोमा में बताया, वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। मेडिकल मैनेजमेंट देखो, आपको विटामिन C और विटामिन E की टेबलेट्स देनी है। ठीक है, आपको प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग रीडिंग ग्लास टू पेशेंट, आपको पेशेंट को स्ट्रॉन्ग रीडिंग ग्लास देना है, क्योंकि भाई उसको बहुत ज़्यादा लाइट से वगैरह सबसे डर लगता है, तो आपको रीडिंग ग्लास भी क्या देना, थोड़ा मजबूत देना है। आई इरिटेशन, आपको आंखों को बार बार धुलाते रहना है, क्योंकि अब इसका कोई है तो है नहीं, कोई दवाइयों से सही तो होने वाला नहीं, क्योंकि पूरा ख़राब हो गया, तो आपका आंखों को बार बार धुलाना। ठीक है, ज़्यादा हो तो आई ड्रॉप और एंटीबायोटिक दे देना। नेक्स्ट देखो सर्जरी। सर्जरी 3 प्रकार की होती है, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रेक्शन, एक्स्ट्रा ओक्यूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन और लेंस रिप्लेसमेंट। अगर आपको नहीं याद रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो नाम। ठीक है, तो इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, इफ़ द रिमूवल ऑफ आइदर लेंस और कैप्सुलर ऑल्सो रिमूव एंटीरियर और पोस्टीरियर, आपके आँख का एंटीरियर या पोस्टीरियर भाग को या आपके एंटीरियर या पोस्टीरियर लेंस को। ठीक है, लेंस के साथ साथ अगर आपके कैप्सूल को भी निकाला जाता है तो उसे कहते हैं इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। समझ में आया, आँख के अंदर जो आपका लेंस है और लेंस के साथ साथ जो कैप्सूल है उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों भाग को निकाला जाता है, उसे कहते हैं इंट्रा। और जब आप खाली पोस्टीरियर को निकालते हो, सॉरी जब आप एंटीरियर को निकालोगे खाली, तो उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, आगे देखते हैं उसे। ठीक है, इम्प्लांट सिंथेटिक इंट्राओक्यूलर लेंस कोई नहीं है, उसमें आप निकालने के बाद में आप क्या कर सकते हो, एक सिंथेटिक लेंस आता है, सिंथेटिक मतलब होता है कि संश्लेषित, वो आप डाल सकते हो। ठीक है, मतलब मानव द्वारा बनाए हुए। नेक्स्ट देखो, एक्स्ट्रा ओक्यूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, लेंस एंड एंटीरियर कैप्सूल आर रिमूव, उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों को हटा रहे थे, अब इसमें क्या करेंगे, लेंस को हटाएंगे और साथ साथ में एंटीरियर कैप्सूल को हटाएंगे, बट पोस्टीरियर लेंस कैप्सुलेटेड रिमेन इंटेक्ट, परंतु जो पोस्टीरियर लेंस है वो आपका वहीं के वहीं रहेगा। लेंस रिप्लेसमेंट देखो, नेक्स्ट द लेंस विच फोकस लाइट ऑन रेटाइना मस्ट बी रिप्लेस्ड फॉर द पेशेंट टू सी क्लियरली सच एज कॉन्टैक्ट लेंस। आपको क्या करना, लेंस को डालना, जैसे आजकल आपको पता है कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह चलते हैं। ठीक है, एक जना बोला तो बकरे की आँख लगती है, मैंने कहा बकरे की आँख कब से लगने लग गई यार, मैंने पहली बार सुना है। क्या वहाँ के कोई मजाक की बात ही समझ लो आप, मजाक की है तो भी पता नहीं यार, सीरियस है तो भी मुझे पता नहीं।
एक बार हम बैठे थे, मेरे को आज 3 से 4 साल पहले की बात याद है, जब हम बैठे थे क्लास के अंदर, तक स्टूडेंट ने बोला कि जो टीचर है ना, मैं कहा कि इसकी आंखों में कुछ अलग नहीं दिख रहा। मैंने कहा आंखें तो अलग दिख रही है, मतलब है तो अलग, नॉर्मल पर्सन से तो आंखें अलग है। कहा नहीं सही ढंग से देख ले 1-2 बार। मैंने कहा ढंग से तो देख लिया रहे, आंखें मतलब थोड़ी है। अब उनके क्या था बेचारे के, नीली आंखें नहीं थी उनकी, एक आंखों का जो लेंस होता है ना वो थोड़ा हरा हरा टाइप का ऐसा कुछ था। तो वो मुझे बोल रहा है यार इनके जो है ना बकरे की आंख डाली हुई है। मैं कहा साला बकरे की आंख, तो आँख बकरे की आंख निकलती है आजकल। उस टाइम पे मुझे भी पता नहीं था, तो मुझे आज भी डाउट है बकरे की आंख लगती है या नहीं लगती है। ठीक है, हालांकि वो लेंस नहीं लगता बकरे वाला या एनिमल्स का नहीं लगता, पर पता करना आप भी कहीं पता हो तो। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, रिफ्रैक्टिव एरर्स की। और ये लास्ट टॉपिक रहेगा अपना। आंख में से 3 ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला। रिफ्रैक्टिव एरर्स की बात कर लेते हैं। इन रिफ्रैक्टिव एरर्स विजन इज इम्पेयर्ड बिकॉज ए शॉर्टन्ड और एलोंगेटेड आई बॉल। अपने आँख के अंदर एक आई बॉल होती है, या तो वो आई बॉल शॉर्ट हो जाए या वो आई बॉल बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, मतलब एलोंगेटेड हो जाए। प्रिवेंट लाइट रेज फ्रॉम फोकसिंग शार्पली ऑन रेटाइना। और इसकी वजह से जो है या तो बहुत ज़्यादा आई बॉल शॉर्ट हो जाए या बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। इसकी वजह से जो लाइट रेज पड़ती है, वही पहले कोई लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फिर ऑब्जेक्ट से अपने ऊपर आती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, अपने रेटाइना को फोकस नहीं कर पाती है। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। समझ में आया? इन रिफ्रैक्टिव एरर्स विजन इज इम्पेयर्ड बिकॉज है या तो आपकी आँख की जो आई बॉल है वो शॉर्ट हो जाएगी या एक बहुत ज़्यादा एलोंगेट हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपकी जो है लाइट है वो रेटाइना पे फोकस नहीं कर पाएगी। ब्लर्ड विजन फ्रॉम रिफ्रैक्टिव एरर्स, आपका धुंधला धुंधला विजन होगा, जैसे आपको अभी दिख रहा होगा। ब्लर्ड विजन फ्रॉम रिफ्रैक्टिव एरर्स कैन बी करेक्टेड बाय आई ग्लास। जो है आपकी आँख के ऊपर जब ग्लास लगाते हैं उससे सही किया जा सकता है। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं, 2-5 मिनट का काम है। ठीक है भाई, आपके आँख के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस लगा करके उसे सही किया जा सकता है, डरने की बातें नहीं होती है। तो टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स देखो, रिफ्रैक्टिव एरर्स के टाइप है मायोपिया, हाइप्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया। तो फर्स्ट है मायोपिया, नियर साइटेडनेस, मतलब होता है आदमी को पास वाला तो दिख रहा है, दूर वाला का नहीं दिख रहा है। ठीक है, इट इज़ ए कंडीशन इन विच लाइट रेज कम ऑन फोकस इन द फ्रंट ऑफ रेटाइना। लाइट रेट क्या होती है, वो रेटाइना के सामने फोकस होती है, सीधी सामने होकर फोकस होती है। ठीक है, इसकी वजह से जो अपने आई बॉल है वो क्या हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, एलोंगेट हो जाता है। और साथ के साथ इन दिस कंडीशन पेशेंट कांट सी द फार ऑब्जेक्ट, इसमें व्यक्ति दूर की चीज़ें नहीं देख सकता है, बट डो नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन नियर। ठीक है, वो नियर की व्यक्ति नियर की आराम से देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता। और इसे हम ट्रीट कर सकते हैं बाई कॉनकेव लेंस के थ्रू। किसके थ्रू? बाई कॉनकेव लेंस के थ्रू इसे हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है, नेक्स्ट वन है हाइपरोपिया। इन दिस कंडीशन लाइट रेज है ये, लाइट रेज कम एंड फोकस बिहाइंड द रेटिना। उसमें तो आँख के सामने आ रही थी लाइट रेज, इसमें कहाँ पे आएगी लाइट रेज, आएगी रेटाइना के पीछे। इट कोज्ड बाई शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, इसमें क्या हो रही है, उसमें जो अपनी आई बॉल थी वो लॉन्ग हो रही थी, इसमें आई बॉल अपनी क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। इट कोज्ड बाई शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। इन दिस पेशेंट डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन टू सी द नियर ऑब्जेक्ट। इसमें व्यक्ति पास की चीज़ तो एक मिनट, इन दिस प्रॉब्लम इन सी द नियर ऑब्जेक्ट बट नो प्रॉब्लम फार विजन, मतलब पास की चीज़ तो देख सकता है पर दूर की नहीं देख सकता। हाँ, इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति पास की तो देख सकता है पर नहीं, इसमें पास की नहीं देख सकता, दूर की देख सकता है। ठीक है, हाइप्रोपिया में क्या होगा, व्यक्ति पास की नहीं देख सकता पर दूर की चीज़ देख सकता है। और उसमें मैनेजमेंट था बाई कॉनकेव लेंस, इसमें है कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट देखो, एस्टिग्मेटिज्म। इन दिस कंडीशन लाइट रेज कांट एबल टू सेंड इक्वल और प्रॉपरली। लाइट रेट है जो ना तो रेटाइना के आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, मतलब सही ढंग से जा ही नहीं रही है। सो दैट ए पॉइंट ऑफ फोकस डोंट अटोट, इसलिए कोई फोकस का पॉइंट नहीं बना, ना तो आगे बन रहा ना पीछे बन रहा है। ठीक है, इट कोज्ड बाय द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ इस कॉर्निया। अपने क्या होता है, आँख के ऊपर जो आगे कॉर्निया होते हैं ना, उस कॉर्निया में के कर्वेचर में चेंज हो जाता है, मतलब कॉर्निया का कर्वेचर वो बदल जाता है, जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो इन दिस पुअर विजन इन बोथ नियर एंड फार, इसमें क्या होता है कि इसलिए ना तो व्यक्ति सही ढंग से आगे वाला देख सकता है, ना सही ढंग से पीछे वाला देख सकता है, क्योंकि कहीं फोकस ही नहीं करे। फोकस करे तो एक तो गड़बड़ा है, यहाँ पे दोनों ही गड़बड़ा गए, तो इसलिए यहाँ पे लेंस लगता है सिलेंड्रिकल लेंस।
देखो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ये छोटा ही टॉपिक है, 4 नंबर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना प्रेस मायोपिया। इन दिस कंडीशन लॉस ऑफ अकोमोडेशन। इसमें क्या होता है, अकोमोडेशन मतलब आँख का जो है एडजस्टमेंट वो गड़बड़ा जाता है। कैपेसिटी ऑफ लेंस बिकॉज ऑफ एज। इसमें क्या होता है कि जो लेंस की कैपेसिटी है वो गड़बड़ा जाती है, सही ढंग से अकोमोडेट नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उम्र की वजह से। एज इंक्रीज द लेंस बिकम लार्जर। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लेंस क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। एंड लेस इलास्टिक, और एलास्टिसिटी उसकी गायब हो जाती है। तो पेशेंट कांट फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से व्यक्ति है जो पास वाली चीज़ों को भी नहीं देख सकता है, ठीक है, देख के उस पर फोकस भी नहीं कर सकता पास वाली पे। और इसका मैनेजमेंट होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसी के साथ आपका आई डिजीज़ सारी कंप्लीट है मेरे तरफ से तो, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट बात जो करेंगे वो करेंगे साइकेट्रिक के टॉपिक, जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसके अंदर अपनी ECT, बिहेवियरल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, मिल्यूज थेरेपी हैं, और MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वो सारा इसमें पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लगभग हम कंप्लीट की ओर जा रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो अपने सभी ग्रुप्स के अंदर ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।